Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastav. As we had started a series on Indian geography, this is lecture number 24. लास्ट लेक्चर में मैंने इंडियन क्लाइमेट को स्टार्ट किया था। इंडियन क्लाइमेट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिस्कस किए थे, फैक्टर्स क्या होते हैं, क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या होता है, और उसके रिलेटेबल मैंने कई फैक्टर्स वहाँ पे डिस्कस किए थे, जिसमें आपने बेसिकली जो डील किया था लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था। हिमालय का क्या रोल है, हमारा जो पेनिनसुला इंडिया है, मतलब हम तीन तरफ से जो वाटर से कवर्ड है, वो सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से देखी थी। आज मैं उसी का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं सीजन्स को डिस्कस करूंगा और क्लाइमेट ऑफ इंडिया के फीचर्स को, जो सेलिएंट फीचर्स हैं, उनको इस क्लास में हम लोग देखेंगे। ये जो मैंने बताया था कि क्लाइमेट काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग जो है अलग अलग पार्ट्स में, जो है सेगमेंटेड पार्ट्स में डील करने वाले हैं। तो ये जो है आपको लेक्चर्स अब डेली मिलते रहेंगे, जिसमें मैं आपको जो है क्लाइमेट के ऊपर बेसिकली जितना भी फैक्ट्स हैं, आपके एल नीनो का फैक्ट, एनसो का फैक्ट, डाइपोल मूवमेंट का फैक्ट, जेट स्ट्रीटन डिस्टर्बेंस, ये अब मैं आने वाले लेक्चर्स में जो है कवर करूंगा। अब लेक्चर्स कंटिन्यू आएंगे। अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जिसके कारण हम लोग लेक्चर्स डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल ट्राई टू डिलीवर एज मच एज पॉसिबल। जितना लेक्चर्स होंगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर। तो इसमें अगर हम बात करें, तो इंडिया क्लाइमेटिक कैलेंडर की बात करें, तो इंडिया का जो क्लाइमेटिक कैलेंडर है, क्योंकि आपके यहाँ अलग अलग सीजन्स आते हैं, तो हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है इंडिया की कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ एनुअल साइकिल्स ऑफ सीजन्स। हमारे यहाँ एक पूरा एक बोला जाए कि एक एनुअल साइकिल है सीजन्स की, कि ये सीजन के बाद दिस सीजन विल कम। तो ये जो हमें बताता है वो कौन बताता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी है, और इसने रिकग्नाइज किया है कि हमारे यहाँ कितने सीजन्स हैं? तो 4 सीजन्स हैं। और इन 4 सीजन्स में आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले जो दिया है वो विंटर सीजन है, जो जनवरी टू फरवरी में मोस्टली एकदम पीक पे होता है। इसके बाद अगर हम बात करें आपका, तो प्री मानसून सीजन होता है, जिसको समर सीजन कहा जाता है, मानसून से पहले वाला सीजन। ये मार्च टू मई वाला जो टाइम होता है, इसको प्री मानसून कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो आपका है साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसमें आपका इंडिया में अभी जैसे जो टाइम चल रहा है वो साउथ वेस्ट मानसून का चल रहा है, जिसको रेनी सीजन कहते हैं आप। तो ये जो है आपका जून टू सितंबर वाला जो टाइम है, जैसे अभी अगस्त चल रहा है, तो हम लोग अभी जो है साउथ वेस्ट मानसून को डील कर रहे हैं। और इसमें ही इंडिया के अंदर 80% जो रेनफॉल के लिए जो बोला जाए कि जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी है वो कौन सी है, तो वो आपका साउथ वेस्ट मानसून है। ये एक चीज़ याद रखेंगे आप। इसके अलावा 20% मानसून जो हमें मिलता है वो पोस्ट मानसून सीजन या ऑटम सीजन में मिलता है, अक्टूबर दिसंबर। मतलब ये वाले टाइम पर जो है बेसिकली तमिलनाडु जो रीजन है वो जो है आपका रेनफॉल रिसीव करता है। तो इस तरह से जो हमारा आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि एजेंसी है अर्थ साइंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो ये भी एक चीज़ याद रखेंगे। और ये जो ऑपरेट करता है, 100 ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टेशन हैं अक्रॉस इंडिया, और अंटार्कटिका में भी हैं इसके कुछ ऑफिस। एंड रीजनल ऑफिस जो है मुंबई, कोलकाता, नागपुर और पुणे में है। और हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया दिल्ली में है आईएमडी का। और ये जो है आपके जो ऑब्जर्वेशन स्टेशंस हैं, ये आपको जो है कई तरह के, जैसे साइक्लोन्स आते हैं या सुनामी आने वाली होती है, इस तरह के जो है आपको इंडिकेशंस देते हैं, जिससे आप अलर्ट हो जाते हैं। जो हमारे एनडीआरएफ जो कई तरह के जो रेस्क्यू ऑपरेशंस करती है या फ्लड्स वगैरह के टाइम जो काम करती है, उनको ये जो है ऑब्जर्वेशन स्टेशंस बहुत सारे इनपुट्स देते हैं। इसमें ही अगर हम बात करें सीजन्स ऑफ इंडिया में, तो सब कोल्ड वेदर जो होता है हमारा विंटर सीजन है, एंड दिस सीजन कैन बी फाउंड फ्रॉम द मंथ ऑफ डिसम्बर टिल फेब्रवरी। तो ये जो आपका विंटर है, ये आपका स्टार्ट हो जाता है मंथ ऑफ डिसम्बर टिल फेब्रवरी, एंड ड्यूरिंग दिस कोल्ड वेदर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। और यहाँ पे अगर हम बोलें कि आपका जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन डायरेक्टली नहीं रहता है, तो हमारे यहाँ विंटर सीजन आता है। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। और आपको पता ही हमारे यहाँ विंटर्स में काफ़ी लो टेम्परेचर जो है रीच होता है। इसके बाद बात करें तो हॉट वेदर, जो कि समर सीजन है, एंड दिस सीजन कैन बी यूजुअली फाउंड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च टिल मे। और ये सीजन जो है आपको यूजुअली मार्च में मिलता है, और ये एंडिंग ऑफ मे तक चलता है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन द रीजन्स, मेकिंग द टेम्परेचर वेरी हाई। और सन की रेज जो होती है यहाँ पे काफ़ी नियर बाय होती है, तो काफ़ी इंटेंस हीट वाला जो है टाइम पीरियड बोला जा सकता है, ये पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो साउथ वेस्ट मानसून जो हमारा रेनी सीजन है, तो साउथ वेस्ट मानसून सीजन और द रेनी सीजन स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ जून। ये कब से स्टार्ट हो जाता है? तो जून के मंथ से स्टार्ट हो जाता है एंड कंटिन्यूज टिल सितंबर। और ये सितंबर तक आपकी रेनफॉल जो है होती रहेगी। एंड दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून, वेयर द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड।
तो ये जितना भी आपका विंड्स आ रही हैं वो आपकी ब्रांचेस से आ रही हैं, मतलब आपका अरेबियन सी की ब्रांच से कुछ मानसून आता है, कुछ मानसून जो है आपका वो बे ऑफ बंगाल से आता है। एंड दीज विंड्स कैरी मॉइस्चर विद देम, एंड व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल ऑकर्स। और ये जब भी आपका विंड्स जो है किसी माउंटेन बैरियर से टकराती है तो वहां पे रेनफॉल करती है। इसलिए आप देखना कि राजस्थान का जो रीजन है वो किसी से भी रेनफॉल रिसीव नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पे किसी भी तरह से माउंटेन बैरियर्स नहीं है, पूरा डेजर्ट रीजन है, तो वहां पे रेनफॉल रिसीव कम होती है। फिर रिट्रीटिंग ऑफ मानसून जो होता है ये ऑटम सीजन होता है। द ऑटम सीजन स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड कंटिन्यूज टिल नवंबर, एंड दिस टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। यहाँ पे मानसून वापस लौटता है, इसी को रिट्रीटिंग कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस सीजन द विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। और इस पर्टिकुलर टाइम में जो है आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है मेन लैंड से, मतलब आपका जो इंडिया का पार्ट है वहां से बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है वो आपकी विंड्स मूव करती हैं। द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, जिसको मैंने आपको कोरोमंडल रीजन बताया था, वो जो है रेनफॉल इसी सीजन में रिसीव करता है। इसके बाद अगर हम बात करें क्लाइमेट ऑफ इंडिया के टर्म्स में, आज मैं फीचर्स को भी डिस्कस करने वाला हूं तो उसको भी थोड़ा देखते हैं। तो क्लाइमेट जो है एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ मैनकाइंड, एंड इट इज द एग्रीगेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन्वॉल्विंग हीट, मॉइस्चर एंड एयर मूवमेंट। तो हम यही सब चीजें तो डील करते हैं कि हीट कैसी है, मॉइस्चर कैसा है, एयर मूवमेंट कैसा है, तो इन्हीं सब चीजों को आप क्लाइमेट के अंदर डील करते हैं। तो इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैव अ डोमिनेट रोल इन अफेक्टिंग द इकोनॉमिक पैटर्न। और इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि इंडियन क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैव अ डोमिनेट रोल इन अफेक्टिंग द इकोनॉमिक पैटर्न। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो आपकी निर्मला सीतारमन है। लेकिन एक्चुअल क्लाइमेट ऑफ अगर हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो वो क्लाइमेट होता है। क्योंकि अगर इंडिया के टर्म्स में हम बात करें कि अगर इंडिया को मॉनसून नहीं मिलता तो हमारा फाइनेंस जो है वो पूरी पूरी तरह से बैठ जाता है, मतलब हमारा पूरा बजट जो है वो पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट है, मॉनसून पे डिपेंडेंट है, मतलब हमारे क्लाइमेट पे डिपेंडेंट है। तो एक्चुअल सेंस में हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन नहीं है। हमारे एक्चुअल सेंस में जो क्लाइमेट है वो फाइनेंस मिनिस्टर का काम करता है, क्योंकि हम लोग आज भी एक एग्रियन इकोनॉमी है, और एग्रियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल एग्रीकल्चर का जो है उसको चाहिए वाटर, और वाटर जो रिसीव होता है वो रेनफॉल से रिसीव होता है। तो इन टर्म्स में आपके लिए मॉनसून बहुत क्रूशियल हो जाता है। तो इंडिया जो एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैव अ डोमिनेट रोल इन अफेक्टिंग द इकोनॉमिक पैटर्न्स, वे ऑफ लाइफ, mode of living, and food preferences, costumes, and even the behavioral response of the people. And in India, despite a lot of scientific and technological development, our dependence on monsoon rainfall for carrying out successful agriculture activities has not minimized। जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग जो मानसून रेनफॉल पर बहुत डिपेंडेंट है, तो ये हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को होल्ड करती है। और एग्रीकल्चर ही जो है एक ऐसा सेक्टर है इंडिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है इसमें। आपके 3 सेक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, कुछ ने बताया है कि क्वाटरनरी सेक्टर भी होता है। लेकिन आपका जो प्राइमरी सेक्टर है जो कि नेचर पे डिपेंडेंट है वो एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर इरिगेशन पे डिपेंडेंट है। और जिन एरियाज में इरिगेशन नहीं हो पाता है या इरिगेशन का एक ऑल्टरनेटिव सोर्स रेनफॉल है, तो किसी साल इंडिया में अगर रेनफॉल कम होती है तो हमारा एग्रीकल्चर कम होता है, और एग्रीकल्चर कम होता है तो हमारा जो बोला जाए कि पूरा का पूरा बजट बिगड़ जाता है। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी एग्रियन इकोनॉमी है। तो ये भी एक जो है इंडिया के लिए मानसून जो है मैंने आपको बताया कि वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ में कुछ चीज़ें बताई हैं कि इंडियन क्लाइमेट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका बहुत बड़ा रोल है हमारे इकोनॉमिक पैटर्न में, जो कि मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से। वे ऑफ लाइफ, हम लोग कैसा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी हमारा क्लाइमेट पे बहुत डिपेंड करता है। मोड ऑफ लिविंग, हम लोग कैसा खाना खाते हैं, फूड प्रेफरेंसेस जो हैं, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉस्ट्यूम्स, एंड इवन द बिहेवियरल रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल इज सोली डिपेंड ऑन द क्लाइमेट। तो क्लाइमेट केवल ऐसा नहीं है कि केवल एक चीज इफेक्ट कर रहा है। अब जैसे आप जहां रहेंगे वहां पे आपको वैसा खाना पड़ेगा, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से आपका फूड पैटर्न होगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, आपका बिहेवियर वैसा होगा, आपकी मोड ऑफ लिविंग वैसी होगी। तो ये सभी चीजें क्लाइमेट पे डिपेंड करती हैं। इसी में अगर हम बात करें तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये वर्ड आप नहीं भूलना है, ये बार बार एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। तो ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप है, इंडिकेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ इट्स लोकेशन इन ट्रॉपिकल बेल्ट एंड द मॉनसून विंड्स। तो हमारे यहाँ ये जो है ट्रॉपिकल जो रीजन है उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है और मॉनसून विंड्स का, इसलिए हमारा ओवरऑल जो क्लाइमेट कहा जाता है वो ट्रॉपिकल मॉनसून
कहा जाता है। ऑल्दो अ साइजेबल पार्ट ऑफ कंट्री लाइंग नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमारा जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो होता है सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इंडिया का 2/3 पार्ट जो है वो काय में आता है, वो आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो भी आपका इंडिया का क्लाइमेट क्या बोलते हैं हम ट्रॉपिकल ही बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसका रीजन बताया था कि हमारे यहाँ जो नॉर्थ में हिमालयाज है और तीनों तरफ जो हमारी वाटर बॉडीज हैं वो हमारे यहाँ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट को जो है एडवांस करता है। तो ऑल्दो अ साइजेबल पार्ट ऑफ कंट्री lying north of tropic of cancer falls in the northern temperate zone, but the shutting effect of the Himalayas and existence of Indian Ocean in the south have played a significant role in giving India distinctive climatic characteristic। तो हमारा ज़्यादा पार्ट सब ट्रॉपिकल में होने के बावजूद भी हमारे यहाँ का क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल मानसून है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नॉर्थर्न रीजन है या सब ट्रॉपिकल रीजन है वो भी ट्रॉपिकल जैसा बिहेव करता है, क्योंकि साइबेरियन कोल्ड विंड को हिमालयाज रोक देता है और तीनों तरफ जो ओशियंस हैं वो अपने क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस क्रिएट करती हैं। इसके बाद अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर जो है इंडियन क्लाइमेट का है वो रिवर्सल ऑफ विंड्स। हमारे यहाँ रिवर्स ऑफ विंड्स होती हैं, क्योंकि अगर आप समर सीजन में देखेंगे तो हमारे यहाँ विंड्स जो चलती हैं वो आपकी जैसे लैंड जो होता है वो गर्म हो जाता है, तो गर्म होने पर टेम्परेचर जब हाई होगा तो प्रेशर लो होगा, और विंड्स हमेशा मूव कैसे करती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो समर्स में हमारे यहाँ जो मूवमेंट होता है वो आपका कैसा होता है, ओशियन से लैंड की तरफ होता है, और विंटर्स में जो होता है वो लैंड टू सी की तरफ होता है। तो ये एक चीज है जो आपका रिवर्सल ऑफ विंड्स जो होती है। तो इंडियन क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम विद द चेंज ऑफ सीजन इन अ ईयर। जैसे जैसे सीजन चेंज होता है विंड्स का डायरेक्शन बदल जाता है। जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अभी विंटर सीजन आ जाएगा तो आपकी विंड्स का मूवमेंट नॉर्दर्न इंडिया मतलब कश्मीर में अगर बर्फ गिर रही है वहां पे जो भी विंड्स का मूवमेंट होता है तो उसका इफेक्ट 2-3 दिन बाद जो है सेंट्रल इंडिया पे होता है, लेकिन मानसून जो आता है वो इंडिया के साउथ से नॉर्थ की तरफ आता है। तो ये जो है मूवमेंट अलग अलग रहता है। तो ड्यूरिंग द विंटर सीजन विंड generally blow from northeast to southwest direction of trade winds, and these winds are dry, devoid of moisture and characterized by low temperature and high pressure conditions over the country। तो विंटर सीजन में जो हमारी विंड्स ब्लो होती हैं वो नॉर्थ ईस्ट से होती हैं, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ होती है, और इनको ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। दीज विंड्स आर ड्राई और इनमें मॉइस्चर नहीं होता है, और ये लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो है कंडीशंस क्रिएट करती है कंट्री के ऊपर विंटर सीजन में। और ड्यूरिंग समर सीजन कंप्लीट रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड इज ऑब्जर्व एंड दीज ब्लो प्राइमरली फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो अभी हमारे पास जो मानसून आया हुआ है वो साउथ वेस्ट, जो इंडिया का साउथ वेस्ट है उसको हिट करता है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, और यही रिवर्स हो जाता है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट जब आपका विंटर सीजन आएगा। सेकेंड फीचर की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ ऑल्टरनेटिवली हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एरिया ओवर द लैंड। जैसा कि हमने बात भी की थी कि इंडिया के ऊपर समर सीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर के कारण प्रेशर कम, और जब विंटर सीजन होता है तो टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर रीजन बनते हैं। तो देयर इज अ चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशंस विद द चेंज ऑफ सीजन्स, एंड ड्यूरिंग विंटर सीजन ड्यू टू लो टेम्परेचर कंडीशंस हाई प्रेशर एरियाज इज फॉर्म्ड ओवर द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ऑन द अदर हैंड the intense heating of land during summer season leads to the formation of thermally induced low pressure cell over the northwestern part of the country, and these pressure areas control the डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ विंड, क्योंकि विंड्स हमेशा आपकी कहाँ से कहाँ मूव करेगी, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगी। तो कभी इंडिया में अगर हम बात करें जो समर सीजन होता है तो समर सीजन में इंडिया का जो पार्ट होता है वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है तो प्रेशर वहाँ पे लो हो जाता है, और आपका इंडियन ओशन में हाई होता है तो ये विंड्स का मूवमेंट लो प्रेशर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। तो ये आपका विंड्स का मूवमेंट अगर हम बात करें तो समर सीजन में आपका सी टू लैंड होता है, और विंटर सीजन में हाई प्रेशर जो है लैंड पे बनता है तो उसका मूवमेंट आपका लैंड टू सी हो जाता है। तो ये चीज़ होती है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करें तो सीजनल एंड वेरिएबल रेनफॉल। तो इन इंडिया ओवर 80% ऑफ एनुअल रेनफॉल इज ऑब्टेन इन द लेटर पार्ट ऑफ द समर, मतलब जब समर्स खत्म हो जाती है, हुज ड्यूरेशन इज फ्रॉम 1 to 5 मंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जैसे मैंने बताया भी कि आपको साउथ वेस्ट मानसून से कितने परसेंट रेनफॉल मिलती है, तो 80% रेनफॉल मिलती है। सिंस द रेनफॉल इज इन द फॉर्म ऑफ हैवी डाउनपोर, मतलब काफ़ी मूसलाधार पानी गिरता है इस टाइम, तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन। और जो अभी इंडिया बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहा है फ्लड्स का, वो अभी का टाइम की बात कर रहे हैं। एंड सम टाइम देयर इज अ कंटिन्यूस रेन फॉर मैनी डेज एंड सम देयर इज अ लॉन्ग स्पेल ऑफ ड्राई पीरियड। सिमिलरली देयर इज अ स्पेशल वेरिएशन इन जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। चेरापूंजी हैज रिसीव्ड in a single day an amount equal to 10 years of rainfall at Jaisalmer and Rajasthan।
अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई कि हमारे यहाँ जो है कि ऐसा होता है कि कंटिन्यूस रेनफॉल होती रहती है कई जगहों पे, जैसे हो भी रही है आपकी, और इसके कारण कई जगह फ्लड्स भी आ गए हैं। और ऐसा भी हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री के अंदर कि चेरापूंजी जो है जितना एक दिन में रेनफॉल रिसीव करता है, उतना ही रेनफॉल अगर हम बात करें जैसलमेर 10 साल लग जाते हैं रेनफॉल रिसीव करने में। तो डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। इन फैक्ट इंडियन क्लाइमेट इज सो वेरिड एंड कॉम्प्लेक्स दैट इट डिनोट्स क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स एंड क्लाइमेटिक वेराइटीज। मतलब यहाँ पे क्लाइमेट की जो है हमारे यहाँ इतनी वेराइटी है, इतना ज़्यादा कभी एक्सट्रीम क्लाइमेट पहुंच जाता है या क्लाइमेटिक वेराइटीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि आपको जो है बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ इंडियन क्लाइमेट है। जैसे मैं आप राजस्थान की बात करूं तो आप कभी वहां पे जाएंगे तो जोधपुर जैसलमेर में दिन में इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है 40-45 तक पहुंच जाता है, और नाइट में जो है आपको जो है विंटर क्लोथ्स यूज़ करने पड़ेंगे, इतना टेम्परेचर फॉल ऑफ हो जाता है। तो काफ़ी वेराइटी है। वाइल इट प्रोवाइड इनफ हीट टू ग्रो क्रॉप्स and carry on agriculture activities all over the country, it also help in the cultivation of number of crops belonging to tropical, temperate as well as frigid areas। तो हमारे यहाँ वेराइटी है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी हो पाती हैं, क्योंकि आपका जो बहुत सारी क्रॉप्स हैं उनको हाई टेम्परेचर भी चाहिए होता है। अब जैसे मैं आपको गेहूं की फसल की बात करूं, वीट क्रॉप जो होता है, इसको जब ग्रो किया जाता है, जब इसके सीड्स ग्रो किए जाते हैं तो उनको जर्मिनेट होने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इसलिए आप देखना अक्टूबर के टाइम जब बहुत गर्मी का टाइम हो जाता है, अक्टूबर के स्टार्टिंग में आप देखेंगे थोड़ा सा अभी जैसे ये आपका रेनफॉल खत्म होगी तो धीरे धीरे आपको फील होगा कि काफ़ी हीट हो रही है। तो उस टाइम पे गेहूं उगाए जाते हैं। तो वो क्या होता है कि जब आपको गेहूं बोए जाते हैं या वीट को ग्रो किया जाता है तो बेसिकली उनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन जब उनके सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं, उनके सीड्स जो हैं अंकुरित हो जाते हैं, तो उसके बाद उनको लो टेम्परेचर चाहिए होता है। इसलिए जब गेहूं की फसल को कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी उतना अच्छा गेहूं होता है। तो ये हर तरीके के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो इंडिया में हो पा रहे हैं, इस कारण ही हम इतना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास टेम्परेट और फ्रिजिड एरियाज की भी क्रॉप्स हैं। हिमालय एक ऐसा रीजन है जहां पे मैं आपको बताऊं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी टाइप का वेजिटेशन होता हो और वो हिमालय पे नहीं होता हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हिमालय के अलग अलग स्लैब्स पे आपको अलग अलग तरह के टेम्परेचर्स मिलते हैं, और टेम्परेचर्स के कारण अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ पे क्रिएट होती हैं और हर तरह की वहाँ पे वेजिटेशंस अवेलेबल हो जाती हैं। तो हमारे पास वेरिएबल जो है सीजनल वेरिएशंस भी हैं और वेराइटी भी है। इसके बाद हम बात करें तो प्लुरैलिटी ऑफ सीजन्स है हमारे पास। इंडियन क्लाइमेट जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वेदर कंडीशंस हैं, एक जैसा सीजन नहीं होता है। एंड देयर आर 3 मेन सीजन्स बट ऑन ब्रॉडर कंसिडरेशन देयर गोज टू 6 अ ईयर, जैसे कि विंटर, फिर फॉल ऑफ विंटर, स्प्रिंग, समर, रेनी एंड ऑटम। तो इस तरह से हमारे यहाँ देखी जाए तो हम लोग 3 से 4 सीजन्स बोलते हैं, लेकिन एक नंबर्स को अगर ब्रॉडर कंसिडरेशन में करें तो 6 सीजन है। विंटर्स का आना, फिर विंटर्स का जाना, स्प्रिंग सीजन, फिर समर सीजन, रेनी सीजन, ऑटम सीजन। इसके अलावा जो हमारी डाइवर्सिटी है उसके अलावा हमारी यूनिटी भी है। यूनिटी ऑफ इंडियन क्लाइमेट की बात करें तो हिमालयज एंड द एसोसिएटेड माउंटेन रेंजेस एक्सटेंडेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो पूरे ईस्ट टू वेस्ट तक हिमालयस फैले हुए हैं। एंड दीज टॉल माउंटेन्स रेंजेस प्रिवेंट द कोल्ड नॉर्दर्ली विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग इनटू इंडिया। तो ये जो साइबेरिया से कोल्ड विंड आती है उससे प्रोटेक्ट करता है। देयरफॉर इवन पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सटेंडिंग नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंस अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसका मतलब ये है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला पार्ट है वो आता तो सब ट्रॉपिकल में, लेकिन हिमालयाज जो ये कोल्ड विंड्स को आने से रोक देता है, तो वो शो कैसा करता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट शो करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में, लेकिन सबसे ज्यादा मिलता है राजस्थान में। तो राजस्थान कहाँ है, सब ट्रॉपिकल पार्ट में, और आपका तमिलनाडु ट्रॉपिकल पार्ट में, तो भी वहां पे आपका ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट शो होता है नॉर्दर्न पार्ट में। तो दीज रेंजेस फोर्स द मॉनसून विंड्स टू कॉज रेनफॉल over India, and the entire country comes under the influence of monsoon winds, and in this manner the climate in the entire country becomes monsoon type। और इसके कारण जो हमारी पूरी कंट्री में जो है मॉनसून के कारण हर जगह रेनफॉल होता है। तो ये जो है आपका जो इन्फ्लुएंस हो जाता है मॉनसून का वो पूरे कंट्री में है। तो इसलिए हमारे पास एक इवन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, एक यूनिटी ऑफ क्लाइमेट है। इसके बाद बात करें तो हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ भी क्लाइमेट है। तो ये भी एक फीचर है। अब डाइवर्सिटी कैसी है तो वो मैं आपको बताऊं तो इन स्पाइट ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन क्लाइमेट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रीजनल डिफरेंस। हमारे यहाँ जो रीजनल जगह है वहाँ पे डिफरेंस और वेरिएशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल वाइल इन द समर द मर्करी ओकेशनली टचेस 55 डिग्री सेल्सियस इन वेस्टर्न राजस्थान। जो हमारा फलौदी, बीकानेर, जैसलमेर, ये वाले जो रीजन है यहाँ पे 55 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है, एंड इट ड्रॉप डाउन टू एस लो एस -45 डिग्री सेल्सियस इन अराउंड लेह। जो आपका
द्रास रीजन है या लेह लद्दाख वाले रीजन है, वहाँ -45 भी पहुंच जाता है विंटर सीजन में। तो आप देख पा रहे हैं कहीं पे 55+ डिग्री सेल्सियस और कहीं -45 डिग्री। तो है डाइवर्स टाइप ऑफ, देयर आर डिफरेंस आर विजिबल इन टर्म्स ऑफ विंड्स, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड एरिडिटी, एंड दीज आर कॉज डिफरेंस इन द लोकेशन। और ये सब चीजें जो डिफरेंस आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं? लोकेशन के बेस पे, हाइट के बेस पे, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड डिस्टेंस फ्रॉम माउंटेन्स एंड जनरल रिलीफ कंडीशंस एट डिफरेंट प्लेसेस। तो ये भी एक फीचर हो जाता है। फिर अगर हम बात करें कैरेक्टराइज बाय नेचुरल कैलेमिटीज, जो हमारे यहाँ साइक्लोन्स आते हैं, आपके यहाँ फ्लड्स होता है, फेमाइंस होते हैं, एपिडेमिक्स होती हैं, इनका भी तो असर होता है हमारे क्लाइमेट पे। तो ड्यू टू इट्स पेक्यूलर वेदर कंडीशन, स्पेशली रेनफॉल, द इंडियन क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेचुरल कैलेमिटीज। जैसे अभी फ्लड आया हुआ है, कभी सूखा भी पड़ जाता है। और आपका महाराष्ट्र का जो रीजन है, इसकी बात करें तो यहाँ पर आपके कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे पीने तक का पानी नहीं बचता है। तो ऐसे जो ड्रॉट्स की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा जो है प्रिवेल होती है आपकी। महाराष्ट्र तो इसको बहुत फेस करता है। जो ड्रॉट कंडीशन वहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ड्रॉट कंडीशंस जो है मोस्टली प्रिवेल हो जाती है महाराष्ट्र के कई रीजन्स में। तो ये जो है आपका वहाँ पे ट्रेन्स के थ्रू पानी पहुँचाना पड़ता है। तो ये जो है आपका बहुत ज़्यादा, मतलब इसके लिए अलग अलग जो मराठावाड़ा विदर्भा वाला जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है इससे। इसके अलावा फेमाइंस एंड इवन एपिडेमिक्स, तो ये भी आपके क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा वेरी करता है। तो आज की क्लास में मैंने यही सब चीज़ें फीचर्स जो हैं डिस्कस किए हैं। होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझने आया होगा। इसके बाद जो है मैं इंडियन मानसून के ऊपर जो है लेक्चर लेके आऊँगा, उनको जो है जितने भी फैक्टर्स हैं उनको बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स अगर अच्छे लगे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।